सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड अपने आ चुके हैं 222 चैप्टर 2 यूनिट 2 के क्लास नंबर 2 पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, चैप्टर 2 यूनिट 1 में 3 क्लासेस हुई हैं। चैप्टर 2 यूनिट 2 का ये सेकेंड क्लास है और आखिरी क्लास है, मतलब चैप्टर 2 यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव टू चैप्टर 2 यूनिट 3। ठीक है, बढ़िया बात है सर। लेट्स गो हेड एवरीवन। सो बच्चे ध्यान से सुनिए आप लोग बातचीत को। हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे ना, वो था किसके बारे में सर? जो लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज अबाउट कंज्यूमर सरप्लस। अब हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं? इनडिफरेंस कर्व के बारे में। किसके बारे में? इनडिफरेंस कर्व के बारे में। सो चलिए कहानी शुरू करी जाए। इधर ध्यान दीजिए बच्चे। बच्चे पहला बात, इनडिफरेंस कर्व दिखता क्या और ये है क्या सर? है क्या सर? दोनों बातें समझना। मानो मैंने लिखा यहां पर यूनिट ऑफ मैंगोस, ये वाई एक्सिस है, ऐसे ही कुछ भी प्रोडक्ट लिख दिया हूं मैं, और यूनिट ऑफ चॉकलेट्स फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दिया हूं मैं। ठीक है, दोनों बातें लिख दिया हूं बराबर। अब इनडिफरेंस कर्व का शेप जो होता है कुछ इस तरीके का है। एक कंज्यूमर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में मैंगो और चॉकलेट्स खा सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, बराबर है। अलग अलग कॉम्बिनेशन में मैंगो और चॉकलेट्स खा सकता है। पर एक बात बताइए, क्या वो कंज्यूमर अनलिमिटेड कुछ भी खा सकता है क्या? अलग अलग कॉम्बिनेशन में चीजों को खा सकता है, बट अनलिमिटेड तो वो कुछ भी नहीं खा सकता। यस और नो बोलना पड़ेगा। सर बात तो सही है। इनडिफरेंस कर्व ऐसा कर्व है जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाता है टू कमोडिटीज का। कितनी कमोडिटीज का? टू कमोडिटीज का। that give same level of satisfaction to the consumer, that give same level of satisfaction to the consumer। चलिए आइए, let me show you the curve and let me explain you the things more detailed। इधर सुनिए, समझिए, इधर देखिए। कॉम्बिनेशन ए देखिए क्लास, स्क्रीन पर आपके है कॉम्बिनेशन ए। मैं डेफिनेशन मार्क करवा दूंगा एमसीक्यू के लिए, पर पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कंज्यूमर एक यूनिट फूड खाया, एक यूनिट फूड के साथ वो 12 यूनिट क्लोथिंग लिया। ठीक। कॉम्बिनेशन बी में भी, सुनो, कॉम्बिनेशन बी में भी उसको कॉम्बिनेशन ए जितना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कॉम्बिनेशन बी में भी उसे कॉम्बिनेशन ए जितना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कॉम्बिनेशन बी में क्या है सर? 2 यूनिट्स ऑफ फूड है, 2 यूनिट्स ऑफ फूड है एंड 6 यूनिट्स ऑफ क्लॉथिंग है। अब अगर कॉम्बिनेशन बी में 2 यूनिट्स ऑफ फूड है और 6 यूनिट ऑफ क्लॉथिंग है, मेरी एक बात को समझिएगा, कंज्यूमर्स कुछ भी अनलिमिटेड कंज्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो कंज्यूमर को अगर एक यूनिट खाना, अगर कंज्यूमर को एक यूनिट खाना बढ़ाना पड़ा, अगर कंज्यूमर को एक यूनिट खाना बढ़ाना पड़ा, तो ऐसा है कि अगर आप खाने को, अगर आप खाने को एक यूनिट से बढ़ाए हो, तो एक बात बताइए, जो क्वांटिटी ऑफ कपड़ा आपके पास अवेलेबल है वो आप सेम रख सकते हो कि उसको कम करना पड़ेगा? तो क्वांटिटी ऑफ कपड़ा आपको कम करना पड़ेगा। यू गॉट मी राइट। अगर एक यूनिट फूड है तो 12 यूनिट कपड़ा है, दैट्स ओके। पर अगर 2 यूनिट फूड है तो 6 यूनिट कपड़ा है। आपने एक से फूड बढ़ाया तो 6 से कपड़ा घटा। ऐसा क्यों हुआ सर? सर बात नहीं समझ आई, ऐसा क्यों हुआ सर? इसका रीजन सिंपल है क्लास, क्योंकि हर कुछ आपके पास अनलिमिटेड नहीं हो सकता, आपका इनकम लिमिटेड है। तो अगर आपने फूड बढ़ाया है तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए कपड़ा को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अच्छा, फिर से फूड बढ़ाया तो कपड़ा और कम किया,
फिर से फूड बढ़ाया तो कपड़ा और कम किया। बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, ये बच्चा लोग भूल जाता है, चाहे कॉम्बिनेशन ए हो, चाहे कॉम्बिनेशन बी हो, चाहे कॉम्बिनेशन सी हो, चाहे कॉम्बिनेशन डी हो, all the combinations give same level of satisfaction to the consumer. ऐसा नहीं है A will give more satisfaction than B, sorry, या C will give less satisfaction than B. No, 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 no. All the points on the indifference curve give same level of satisfaction to the consumer. अब ये जो points है, एक फूड 12 क्लॉथ, 2 फूड 6 क्लॉथ, 3 फूड 4 क्लॉथ, जब आप इनको प्लॉट करने लगते हो ना, जब आप इन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करने लगते हो और प्लॉट करके एक लाइन बनाते हो, आई मीन एक ग्राफ बनाते हो, तो जो ग्राफ या कर्व मिलता है आपको, उसी कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। एक की बात, ऑल पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व, कहीं पर भी लिख लीजिए, पर लिख लीजिए ऑल पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ऑल पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ऑल पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ध्यान रखना प्लीज। सर समझ आ गया? ऑल पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, याद हो गया? अब सर सुनिए बात को, अब सर सुनिएगा बात को जो आई एम अबाउट टू टेल यू ऑल, इधर ध्यान दीजिएगा बच्चे। एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा। जो कॉम्बिनेशन में क्वांटिटी बढ़ रही है, फूड की क्वांटिटी बढ़ रही है, जिस कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ रही है, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है, और जो सेक्रीफाइस करता है वो हमेशा वाई एक्सिस पर आता है, वो हमेशा वाई एक्सिस पर आता है, वो हमेशा वाई एक्सिस पर आता है। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, वाई सेक्रीफाइस। आप किसी से पूछते हो ना वाई सेक्रीफाइस, तो बस याद रखना वाई सेक्रीफाइस। वाई पे हमेशा वो कमोडिटीज प्लॉट होंगी जिनका सेक्रीफाइस इन्वॉल्व है। तो ये बात समझ में आ गया क्लास? कुछ और नोटवर्दी बातें देखिएगा आप लोग, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इस टेबल को देखकर। जब आपने एक फूड बढ़ाया, सो आपने कितना क्लॉथ कम किया? 6। इसी को बोलते हैं एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हो गया ये, ठीक है। फिर जब आपने एक और फूड बढ़ाया तो 6 से 4 हो गया, यानी 2 से 2 हो गया, सैक्रिफाइस 2 यूनिट का हुआ। फिर आपने फूड एक और बढ़ाया तो कितने से कम हुआ? 1 से, तो दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर हमारा एक क्वेश्चन है, क्या हम लोग पूछ ले? हम बोले पूछे। सर वी अंडरस्टैंड दिस कि फूड बढ़ाएं, कुछ पाए तो कुछ कम करना पड़ेगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल शुड बी सेम, है ना? अच्छा मान लो कि मैं 2 फूड रखा और क्लॉथ भी 12 रखा, तब तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन बी में सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा कॉम्बिनेशन ए के मुकाबले। व्हाट एम आई सर्चिंग फॉर? आई एम सर्चिंग फॉर दोस पॉइंट्स विच रिजल्ट इन इक्वल सेटिस्फैक्शन। सो देयरफॉर व्हेन आई इंक्रीज द फूड, जब मैंने फूड को बढ़ाया तो मैंने क्लॉथ को घटाया। सर हमें बात समझ में आती है सर, पर और कुछ भी बताइए सर। अब और कुछ सुनो ना क्या बात है, और कुछ सुनो ना क्या बात है। फूड बढ़ाया तो क्लॉथ घटाया, फूड बढ़ाया तो क्लॉथ घटाया, पर सर ये सैक्रिफाइस इक्वल क्यों नहीं है? मतलब सर जब आप फूड 1 से बढ़ाएं तो क्लॉथ 6 से घटाएं, फिर आप जब फूड 1 से बढ़ाएं तब आप क्लॉथ 2 से घटाएं, फिर जब आप फूड 1 से बढ़ाएं तब आप क्लॉथ 1 से घटाएं। तो सर इसका कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है सर? व्हाट इज द लॉजिक सर? सो मैं आप लोगों को लॉजिक समझाता हूं, प्लीज पे अटेंशन, पे अटेंशन एवरीवन। बात समझाता हूं, देखो लॉजिक ये है
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल के एक चीज होता है, वैसा ही कुछ यहां पर होता है। समझिए कैसे। जब आपके पास फूड बढ़ गया, क्लॉथ आपके पास बहुत सारा पड़ा था लेकिन फूड आपके पास कम था, तो एक फूड को पाने के लिए आप 6 कपड़े सेक्रीफाइस करने को रेडी थे, क्योंकि फूड आपके पास बहुत कम और क्लॉथ आपके पास बहुत ज्यादा था। पर ग्रेजुअली जब आपके पास फूड बढ़ा तो अब क्लॉथ बहुत ज्यादा नहीं बचा आपके पास, तो क्लॉथ का आप सेक्रीफाइस तो किए, पर पहले जितना नहीं किए सेक्रीफाइस, पर बहुत नहीं, कम। दैट इज द लॉजिक। अब एक चीज और बताओ, एक चीज और देखो, ये इनडिफरेंस कर्व है, ये वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। अब क्लास पॉइंट क्या है, क्या बोलना क्या चाह रहा हूं मैं समझाता हूं आपको। सर बहुत सारे पॉइंट्स है यहां पर, सर बहुत सारे पॉइंट्स है यहां पर, बराबर बात है, बहुत सारे पॉइंट्स है सर यहां पर। अब बच्चे लोग, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इनडिफरेंस कर्व लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ जा रहा है कि ऊपर नीचे, यानी कि इनडिफरेंस कर्व के बारे में एक बात आपको पता लगा कि इनडिफरेंस कर्व इज व्हाट स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लिखो यहीं पर, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये देख लीजिए, स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट। क्यों, क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग? एक कीवर्ड बताऊंगा, खत्म हो जाएगा पूरा पैराग्राफ। इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से। किस लिए सर? सर नहीं समझे सर, किस लिए सर? सर इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से। इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से मतलब क्या होता है? अरे भाई, तुम किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो दूसरे कमोडिटी का कंजम्पशन क्या होगा? कमेगा ना। एक का बढ़ा रहे हो तो दूसरे का क्या होगा? घटेगा। एक का बढ़ा रहे हो तो दूसरे का क्या होगा? घटेगा। बस इस वजह से इनवर्स रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक्स में कोई भी ग्राफ इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है मतलब वन इज राइजिंग द अदर इज फॉलिंग। यहां भी तो यही हो रहा है, डिमांड में भी यही हो रहा था, प्राइस वाज राइजिंग, क्वांटिटी वाज फॉलिंग। यहां भी तो यही हो रहा है बच्चे कि एक कमोडिटी बढ़ रहा है, मान लो कौन सा कमोडिटी का मैं बात किया था, मान लो फूड, फूड बढ़ रहा है तो क्लॉथ घट रहा है। यस और नो? लॉजिकल। सो बच्चे, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप ये हो रहा है आपका। अब मैं आगे बात करता हूं आपसे। इनडिफरेंस कर्व का जो शेप है सर, क्लास, इनडिफरेंस कर्व का जो शेप है सर, वो शेप क्या है सर? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। इकोनॉमिक्स के तीनों शेप्स को आइए आपको मैं समझा देता हूं यहां पर। अगर कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ना बच्चे, सुनिएगा शांति से, अगर कोई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, उसके 3 शेप हो सकते हैं। कोई कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसके 3 शेप हो सकते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, एवरीवन ध्यान दीजिएगा। पहला टक, ये होता है स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर लाइन ऐसे उड़ता है तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स टू दी ओरिजिन, जो कि इंडिफरेंस कर्व में हो रहा है। बाय द वे, है तीनों ही डाउनवर्ड, मतलब लेफ्ट वाला, मिडिल वाला और राइट वाला जो भी मैं बनाऊंगा, ये देखो ये ये शेप, तो एक मिनट, ये इसको बोलते हैं कॉन्केव टू दी ओरिजिन, कॉन्केव टू दी ओरिजिन, कॉन्केव टू दी ओरिजिन, कॉन्केव टू दी ओरिजिन। सर हम लोग कंफ्यूज हो गए तो अलग अलग टर्म्स में, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन आप कंफ्यूज हो नहीं सकते, ठीक है। कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स में आप ऐसे समझ लो, कन्वेक्स को याद रखने का ऐसा तरीका है, आप लोग समझ लो कि एक्स सी है, एक्स सी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक्स है और यहां पर क्या शेप बन रहा है? सी। हो गया कन्वेक्स, अब कंफ्यूज नहीं होगा। तो अगर कन्वेक्स और उसमें नहीं होगा तो कॉन्केव क्लियर है। केव, केव में कुछ बंद है, तो यहां पर भी तो बंद है, यहां पे भी तो कुछ बंद है।
अंडरस्टूड है? तो इससे चीजें याद रह जाएंगी, कन्वेक्स और कनकेव में आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर है बातचीत? बढ़िया बातचीत सर। अब सर व्हाट नेक्स्ट? अब सर व्हाट नेक्स्ट? कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है? क्योंकि आप लोग को बताऊं मैं, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, वो हर बार फॉल हो रहा था। एमआरएस वाज व्हाट? फॉलिंग। एमआरएस फॉल हो रहा था, तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है? व्हेन एमआरएस फॉल्स एंड एमआरएस एक्चुअली फॉल्स, इसलिए कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग पता है कब होता? जब एमआरएस कांस्टेंट होता। लिखो ना, जब एमआरएस कांस्टेंट होता। कांस्टेंट का मतलब हर बार 1 फुट बढ़ रहा है 3 क्लॉथ सैक्रिफाइस, 1 फुट बढ़ रहा है 3 क्लॉथ सैक्रिफाइस, 1 फुट बढ़ रहा है 3 क्लॉथ सैक्रिफाइस। अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। एमआरएस कांस्टेंट होता तब। तो एग्जाम में अगर टीचर चाहे तो वो बोल सकता है अज्यूम एमआरएस टू बी कांस्टेंट, नाउ डिस्कस द या टिक द करेक्ट शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब बच्चा तो घर से रट के निकला है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। वो ये नहीं पढ़ेगा कि टीचर ने बोला एमआरएस इज कांस्टेंट, तब क्या होता। तो हाँ, नॉर्मली कुछ नहीं बोला है तो आप ऑब्वियसली यही मानोगे कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि जेन्युइनली एमआरएस फॉल होता है। पर आपको बाकी दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए भी तैयार होना है। बढ़िया बात है सर। और स्टूडेंट्स, कॉन्केव टू दी ओरिजिन, अगर हम लोग कॉन्केव टू दी ओरिजिन का बात करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग कॉन्केव टू दी ओरिजिन का बात करें तो कॉन्केव टू दी ओरिजिन कब होगा? इधर देख लो, जब एमआरएस राइजेस, जब एमआरएस ऊपर जाता है, जब एमआरएस ऊपर जाता है तब, जब एमआरएस ऊपर जाता है तब, जब एमआरएस ऊपर जाता है तब। बराबर बात है सर? बातचीत तो क्लियर है सर? सर बातचीत तो क्लियर है सर? अच्छा, चलो चलो, अभी इतना बातचीत हो गया है, थोड़ा सा टेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बातें रीड करना भी आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है। सुनिएगा, इनडिफरेंस कर्व ना स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, इनडिफरेंस कर्व पता है किधर आता है? ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। किसके अंदर आता है? ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर, जो गिवन है बाय हिक्स एंड एलन, लिखा हुआ है। ये एमसीक्यू जोन के लिए इंपॉर्टेंट है। सर अब ये ऑर्डिनल अप्रोच क्या हो गया? बच्चे, मैं आज आपको इंडिफरेंस कर्व बताया, मैं भी थोड़ी देर में बजट लाइन भी बताऊंगा। दोनों ऑर्डिनल एनालिसिस के अंदर आते हैं। दोनों किसके अंदर आते हैं? ऑर्डिनल एनालिसिस के अंदर आते हैं। अब सुनिए शांति से बात को। कार्डिनल और ऑर्डिनल में फर्क क्या है? कार्डिनल एल्फ्रेड मार्शल बोलता था, याद है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो था कार्डिनल। कार्डिनल अप्रोच बोलता है कि यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करा जा सकता है। हम लोग किए भी थे, याद होगा तो। टीयू और एमयू का डेटा याद करो कि हम एक कमोडिटी को पाने के लिए 10 रुपया देने को तैयार है, सेकंड के लिए 8 रुपया देने को तैयार है, याद करो, याद है? पर पर इंडिफरेंस कर्व पड़ता है ऑर्डिनल एनालिसिस के अंदर। ऑर्डिनल एनालिसिस के जो इकोनॉमिस्ट है ना, वो लोग सोचते हैं कि यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, या सिंपली यूटिलिटी को नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये वर्ड ऑर्डिनल क्यों आया सर? बच्चे, ये वर्ड ऑर्डिनल आया ऑर्डर से। किससे? ऑर्डर से। ऑर्डर का मतलब होता है रैंकिंग। ऑर्डर का मतलब होता है रैंकिंग। ऑर्डर का मतलब होता है रैंकिंग। इसका मतलब, मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, सपोज मैंने आपके सामने रख दिया समोसा, ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने रख दिया नूडल्स, और मैंने आपके सामने रख दिया पिज्जा। ये तीनों को मैंने आपके सामने रख दिया। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है, यानी इनडिफरेंस अप्रोच क्या बोलता है? याद रखिएगा, इनडिफरेंस कर्व किसके अंदर आता है? ऑर्डिनल के अंदर। ये बोलता है कि हाँ, हमें समोसा नूडल्स पिज्जा पसंद है, पर कितना पसंद है इसका हम लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, इसको हम लोग रैंकिंग कर सकते हैं। रैंकिंग का मतलब ऑर्डर, इसीलिए नाम आ गया ऑर्डिनल। ऑर्डर से आया ऑर्डिनल। मान, और हर इंसान के लिए ये अलग हो सकता है।
जैसे मैं अपने लिए बोलूं तो मेरे को सबसे ज्यादा पिज्जा पसंद है, मेरे लिए नंबर 2 है समोसा और नंबर 3 है नूडल्स। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये मेरे लिए, ये मेरा ऑर्डर है। तो अब अगर ये मेरा ऑर्डर है क्लास 1 2 और 3 का, ये मेरा ऑर्डर है, अगर ये हो गया रैंकिंग, ये हो गया ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है सर। अब देखिए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया एमसीक्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which represents all those combinations, which represents all those combinations of two goods, all those combinations of two goods which give same level of satisfaction to the consumer, all the combination of two goods which give same level of satisfaction to the consumer, all those combination of two goods which give same level of satisfaction to the consumer। यहां कीवर्ड क्या है बोलो, same level of satisfaction to the consumer। और इसका एक और डेफिनेशन है वो भी पढ़ लीजिए, इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल बंडल्स ऑफ गुड। बंडल मतलब भी कॉम्बिनेशन ही होता है, ओ बंडल मतलब भी कॉम्बिनेशन होता है। 1 फुट 12 कपड़ा, 2 फुट 9 कपड़ा, एग्जाम्पल, ये कॉम्बिनेशन या बंडल ही हुआ। ठीक है। और इट रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ऑल बंडल्स ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर व्यूज एज बीइंग इक्वली डिजायरेबल। In other words, since all the combinations provide the same level of satisfaction, since all the combinations provide the same level of satisfaction, since all the combinations provide the same level of satisfaction, the consumer prefers them equally and does not mind which combination he gets। तो कंज्यूमर को चाहे कॉम्बिनेशन ए मिले, बी मिले, सी मिले, डी मिले, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग देम। वेरी इंपॉर्टेंट। और इनडिफरेंस कर्व के कुछ और नाम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो नाम, इधर सुन लीजिए। एन इनडिफरेंस कर्व इज आल्सो कॉल्ड आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनडिफरेंस कर्व के दो नाम, आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व। आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व, इनडिफरेंस कर्व के दो नाम, आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व या इक्वी यूटिलिटी कर्व। ठीक है भैया, ठीक है सर। ये टेबल मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है तो इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है सर, जो मैंने टेबल को एक्सप्लेन करा था ना वही लिखा है, सो डोंट यू नीड टू वरी, है ना। हाँ सर, ये मैंने बोला था कि जो क्लॉथ सेक्रीफाइस हो रहा है, जो कपड़ा यानी जो चीज सेक्रीफाइस हो रहा है वो वाई एक्सिस पे, जो चीज गेन हो रहा है वो एक्स एक्सिस पर। बता चुका हूं ये बातें, बता चुका हूं ये बातें। सर इनडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है, एकदम सिंपल। ये पूरा पैराग्राफ को एक लाइन में खत्म कर दूंगा, एक लाइन में। सेट ऑफ ऑल इंडिफरेंस कर्व्स खत्म, सेट ऑफ ऑल इंडिफरेंस कर्व्स, सेट ऑफ ऑल इंडिफरेंस कर्व्स, बात खत्म हो गया। अब इसमें मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं, यहां पर ये देखिएगा, ये देखिएगा। सेट ऑफ ऑल इंडिफरेंस कर्व्स, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा क्लास, ये देखिए, ये IC1 है, ये IC2 है भैया, ये IC3 है। ये अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स हो गए। ये इंडिफरेंस कर्व का जो सेट हो गया उसी को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। ये रहा इंडिफरेंस मैप। एक बात और, एक सीक्रेट और, सीक्रेट है ये, याद रखिएगा। IC3 IC1 के ऊपर है, हाँ या ना। तो जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर लाई करेगा वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। मैं क्या बोला, अगर कोई पॉइंट सेम इंडिफरेंस कर्व पे है तो हाँ ये सारे कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर यहां तो इंडिफरेंस कर्व ही बदल गया, तो जब इंडिफरेंस कर्व ही बदल जाए, मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन ए और ये कॉम्बिनेशन बी है, सो मैंने आपको क्या सीक्रेट बताया, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लिख लीजिए ग्राफ के बगल में, हायर इंडिफरेंस कर्व represents higher level of satisfaction।
represents higher level of satisfaction. इसका मतलब लॉजिकली अगर मैं चीजों को पुट फॉरवर्ड करूं तो सबसे ऊपर IC3 है, तो IC3 gives more satisfaction than IC2 and IC2 gives more satisfaction than IC1. बस इतनी सी बात है सर, समझ आता है। याद करिए, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया जिसका डेफिनेशन अब तक नहीं पढ़ाया, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले सिंपल में मतलब समझ लीजिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है क्लास? ये एक रेट है कि अगर कंज्यूमर को एक कमोडिटी बढ़ाना है तो दूसरे कमोडिटी का कितना यूनिट सेक्रीफाइस करे, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आइए मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं, इधर देखिएगा सर, आइए पढ़िएगा सब कोई, क्लास बोलिएगा साथ में, बोलिए ना एवरीवन। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बोलिएगा। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड्स एक्स एंड वाई होल्डिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट। मतलब एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन में जाते हैं पर हम लोग का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, किसी भी पॉइंट पे जो MRS है ना, किसी भी पॉइंट पे जो MRS है, इट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो लिख लो, MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। MCQ एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इधर ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, MRX XY है, इसका मतलब कंज्यूमर कमोडिटी X पाने के लिए Y का कितना सेक्रीफाइस करने को रेडी है। सर सही है, यस सर। अब यहां पे ये हो गया स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये क्या हो गया बोलो? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है आप लोगों को समझा रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया? चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। यहां पे वाई पे है क्लोथिंग, तो चेंज इन क्लॉथ्स बाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फूड। चेंज इन क्लॉथ्स बाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फूड। सर क्लियर है सर? चेंज इन क्लॉथ बाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फूड। बढ़िया सर, बातचीत क्लियर है। अच्छा, तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में एक चीज और, MRS ऑफ XY को आप ऐसे लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। ये देख लो, टू जनरलाइज MRS is the slope of indifference curve, MRS XY equal to MUX by MUY. As the number of units of Y the consumer is willing to sacrifice gets lesser and lesser, MRS gets smaller and smaller as we move down and to the right along an indifference curve. That is, the indifference curve becomes flatter as we move down and to the right. देखो देखो देखो, ऐसा बिल्कुल सही है। देखो नीचे जैसे ही आया इंडिफरेंस कर्व टू द राइट हो गया और थोड़ा सा फ्लैट हो गया। यस और नो? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व बिकम्स फ्लैटर या लेस स्लोप्ड एज वी मूव डाउन एंड टू द राइट। सर बात तो सही है सर, सर बात तो सही है सर। अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए क्लास, अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। इधर सुनिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व बराबर। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस क्या है? इधर ध्यान से सुनिएगा। पहला बात, इट स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट, मतलब ये नीचे जाता है और दाहिना जाता है, मतलब ये नीचे जाता है और दाहिना जाता है।
बता चुका हूं, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? बिकॉज एमआरएस फॉल्स। पर अब रुक जाओ, यहां तक हो गया अपना, यहां तक हो गया है, लिखा हुआ है देखो, डिमिनिशिंग एमआरएस गिव्स कॉन्वेक्स शेप टू द इंडिफरेंस कर्व। ये लाइन को मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस का मतलब फॉलिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस का मतलब फॉलिंग एमआरएस। एमआरएस फॉल हो रहा है, ये देखो मैंने टेबल के थ्रू दिखाया था, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर इट और नॉट, पर ये रहा देखो, 1 फुट बढ़ाया तो 6 क्लॉथ सेक्रीफाइस, इस बार 1 फुट बढ़ाया तो सिर्फ 2 क्लॉथ सेक्रीफाइस, तो देखो एमआरएस इज फॉलिंग। सर लॉजिक है, लॉजिक है सर, लॉजिक है। पर क्लास अब यहां पर जो है आगे बढ़ते हैं। देर आर टू एक्सट्रीम सिचुएशंस, देर आर टू, बोलो बोलो क्या, देर आर टू एक्सट्रीम सिचुएशंस, एक्सट्रीम। देर आर टू एक्सट्रीम सिचुएशंस। सर क्या है दो एक्सट्रीम सिचुएशंस? बताएं। देखो, पहला, अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से एक दूसरे के, अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से एक दूसरे के, the consumer is completely indifferent as to which to consume and which willing to exchange for y. His indifference curve for these two goods are therefore straight parallel lines with a constant slope along the curve, or the indifference curve has a constant MRS. ये रहा देख लो, क्या मैंने ये बताया? ये कब होता है? when the two goods are perfect substitutes, when the two goods are, नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल, 1 यूनिट थम्सअप का बढ़ा है तो पेप्सी का 1 यूनिट कम कर दिए, दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ऑलमोस्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो उसमें कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि 1 थम्सअप मिला तो 4 पेप्सी कुर्बान, मान लो है ऐसा, तो फिर अगली बार भी वही होगा, एक और थम्सअप तो 4 पेप्सी कुर्बान। समझ आया? सो ये ऐसा पैरेलल कर्व कब मिलता है? व्हेन द टू गुड्स आर, बोलो क्या, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, तब डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व होता है। यहां पे इंडिफरेंस कर्व ये होता है, यानी एमआरएस कांस्टेंट होता है। लिख लो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, एमआरएस कांस्टेंट, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन इज द इंडिफरेंस कर्व। 3 बातें लिखनी है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, एमआरएस कांस्टेंट, सो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन इज द इंडिफरेंस कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन इज द इंडिफरेंस कर्व। फिर से बोले, perfect substitutes, MRS constant, so downward sloping straight line is the indifference curve. बढ़िया बात है सर, हटाइए इसको, खत्म हो गया, खत्म हो गया ये बातचीत, क्लियर है, हटाइए, लेट इट बी। एक और एक्सट्रीम है, एक और एक्सट्रीम है, ये था जब दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, एक दूसरे को परफेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, तब एमआरएस कांस्टेंट रहेगा। पर वेट, इधर सुनना, एक होता है गुड्स दैट आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। क्या है? गुड्स दैट आर perfect complements, बोलो, goods that are perfect complements when a consumer is interested in consuming them only in fixed proportions. सुनना, अभी पहले सुन लेना फिर समझाऊंगा। when two goods are perfectly complementary, perfect complements मतलब समझा, साथ ही यूज होगा, लेफ्ट शू और राइट शू अलग अलग यूज हो सकता है। ऐसा होगा कि तुमको अगर कोई और लेफ्ट शूज दे दे तो तुम बेसी राइट शूज सेक्रीफाइस कर देगा, क्योंकि दे आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि दे आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। when two goods are perfect complements, the consumer consumes only bundles like A and B in which both X and Y change in equal proportion. With a bundle like A or B, he will not substitute X for Y. तुमको कोई अगर एक्स्ट्रा लेफ्ट पैर का जूता दे दे तो तुम क्या उसको 2 राइट पैर का जूता दे देगा क्या? अरे कैसा बात करते हो? बिकॉज एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ द अदर गुड इज वर्थलेस फॉर हिम, क्योंकि तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा जूता
यूजलेस है। एक पैर नहीं, एक फुट का, एक पांव का यूजलेस है तुम्हारे लिए। The reason is that neither an additional left shoe nor a right shoe without a paired one of each adds to his satisfaction, adds to his total utility. In such a case, indifference curve will consist of two straight lines with a right angle bent which is convex to the origin, or in other words, it will be L-shaped. A very interesting fact about this is that in the case of perfect complements, MRS is undefined because an individual's preference do not allow any substitution. ये रहा देखो perfect complement का डायग्राम देखो, L shaped, ये देखो, ये जितना है ये 5 से बढ़ा, इधर देखो ये 5 से बढ़ा, तो ये भी कितने से बढ़ा, 5 से बढ़ा, तो L shaped in case of perfect complements. In case of perfectly complementary goods, indifference curve is L shaped. और एल शेप्ड है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है यहां पर, अनडिफाइंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमआरएस इज अनडिफाइंड हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, एमआरएस इज अनडिफाइंड हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। मैं ठहरा हुआ हूं कि भाई पीपल आर एबल टू गेट दिस क्लियर्ड। समझ आ गया। अब मैं आप लोगों को एक बात और बोलता हूं, स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, indifference curves can never intersect with each other. Indifference curves can never intersect with each other. सर नहीं समझे क्या है ये मतलब, never intersect with each other मतलब, मान लो दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं यहां यूज कर रहा हूं लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या यूज कर रहा हूं, लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मैं बोल रहा हूं कि गलत बोल रहे हो, दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहां पर, बोलो, लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलता है कि मान लो दो इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट कर सकता है। अब अगर क्लास दो इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट कर सकता है, तो फिर यहां से मैं 3 पॉइंट्स निकालता हूं। कितने पॉइंट्स निकालता हूं, 3, ए बी और सी। 3 कॉम्बिनेशन बोल लो या 3 पॉइंट्स बोल लो, ए बी और बोलो सी। 3 अलग अलग पॉइंट्स मैंने दे दिए आपको। अब स्टूडेंट्स एक बात समझने का कोशिश करना, अगर इंडिफरेंस कर्व 1 देखोगे, 1, सुनो ना, अगर इंडिफरेंस कर्व 1 देखोगे तो कर्व 1 पे ए और बी सेम सेटिस्फेक्शन कॉज कर रहा है, कर्व 2 पे ए और सी सेम सेटिस्फेक्शन कॉज कर रहा है, यस और नो बोलना। कर्व 1 पे ए और बी इक्वल सेटिस्फेक्शन, कर्व 2 पे ए और सी सेम सेटिस्फेक्शन। क्यों, क्योंकि अगर इंडिफरेंस कर्व पे है तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल रिमेन द सेम। अगर ए और बी सेम सेटिस्फेक्शन है, ए और सी सेम सेटिस्फेक्शन है, तो बाय ट्रांजिटिविटी बी और सी विल आल्सो रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फेक्शन। पर आप लोग अगर ध्यान दोगे, बी और सी कैन नॉट रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फेक्शन। व्हाई, बिकॉज सी लाइज हायर देन बी। सी अगर बी से ऊपर है तो इसका मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी सी में ज्यादा होगा। सो देयरफॉर टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। आवर अजम्पशन वाज कि बी विल बी इक्वल टू सी, बट इन रियलिटी सी इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये पढ़ाई दिया हूं, हायर इंडिफरेंस कर्व विल रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन, है ना, हाँ सर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट है, ये पढ़ाने के लिए मुझे इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस एक बार पढ़ाने दीजिए। पहला, कि इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच द एक्सिस, मतलब इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं होगा कि वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच करे, ऐसा नहीं होगा। वाई, पहले एक बार अजम्पशंस पढ़ते हैं फिर आएगा। बस एक बात ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच द एक्सिस, इधर एक्सिस, मतलब एक इंडिफरेंस कर्व ना वाई एक्सिस को टच करेगा ना एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब इसके ऊपर जो है बाकी बातें मैं आपसे करता हूं, इधर देखो, इधर देखो, मैं आपको अभी बताता हूं कैसे, कैसे, इधर सुनिएगा बात को क्लास। अजम्पशंस अंडरलाइंग इंडिफरेंस कर्व, कुछ अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन क्या है,
consumer knows his tastes and preferences and possess full information about the economic environment in which he lives. सिंपल भाषा में कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर के पास दिमाग है, कंज्यूमर को अगर कोई चीज पसंद आ रहा है तो वो समझ पा रहा है कि उसको पसंद आ रहा है. कंज्यूमर इज रैशनल. क्या बोला मैं, बोलो ना, कंज्यूमर इज रैशनल. कंज्यूमर कैन टेक डिसीजन लॉजिकली. कंज्यूमर इज रैशनल. कंज्यूमर कैन टेक डिसीजंस लॉजिकली. कंज्यूमर इज रैशनल, कैन टेक डिसीजंस लॉजिकली. दूसरा बात यही लिखा है, कंज्यूमर इज रैशनल. ठीक है, पहला वाला में यही बात बोल रहा था कि कंज्यूमर को पता उसका इनकम कितना है, कंज्यूमर को पता है कि उसको कौन सा गुड्स पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है. तीसरा, इंडिफरेंस कर्व इज ऑर्डिनली एक्सप्रेसिबल. मतलब वी कैन रैंक द कमोडिटीज, जो मैं आपको बताया था ना, पिज्जा, नूडल्स और पास्ता का रैंकिंग. तो मतलब आप यहां यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, रैंकिंग कर सकते हो. नेक्स्ट, कंज्यूमर चॉइसेस आर अज्यूम टू बी ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव मतलब मान लो कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन ए बी से ज्यादा पसंद आया, और मान लो कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन बी सी से ज्यादा पसंद आया. सो बच्चे, ट्रांजिटिविटी बोलता है कि अगर ए बी से ज्यादा पसंद आया और बी सी से ज्यादा पसंद आया तो पक्की बात है कि ए सी से ज्यादा पसंद आया. दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी. दैट इज कॉल्ड व्हाट क्लास? ट्रांजिटिविटी. ये है ट्रांजिटिविटी. सर बात तो क्लियर है, ट्रांजिटिविटी का बातचीत तो क्लियर है सर. सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, ट्रांजिटिविटी क्लास. बढ़िया बात है सर, राइट ना? ओके ओके ओके, डन है भाई, डन है भाई. ट्रांजिटिविटी. और एक अजम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही जो मैं आपको बताया, मोर इज बेटर. इसको बोलते हैं अजम्पशन ऑफ नॉन सैटिएशन. अजम्पशन ऑफ नॉन सैटिएशन मैं आपको समझाता हूं. मोर इज बेटर. अजम्पशन ऑफ नॉन सैटिएशन क्या बोलता है? मोर इज बेटर. पहले लिख लो, अंडरलाइन कर लो. अजम्पशन ऑफ नॉन सैटिएशन बोलता है मोर इज बेटर. अब मैं आपको समझाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं. ठीक, मान लो कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन ए में किसी ने कहा भैया 2 फूड है और 12 क्लॉथ्स है, और कॉम्बिनेशन बी में कहा भैया 2 फूड है और 14 क्लॉथ्स है. कायदे से देखिए, कंज्यूमर का फूड सेम रह रहा है विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्लॉथ, तो कंज्यूमर कॉम्बिनेशन बी को प्रेफर करेगा. कंज्यूमर विल प्रेफर कॉम्बिनेशन बी ओवर ए. इसको बोलते हैं मोनोटोनस प्रेफरेंसेस. क्या बोलते हैं बोलो? मोनोटोनस या मोनोटोनिक? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. मोर इज बेटर. अजम्पशन ऑफ नॉन सेटिएटी या मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मतलब कि जहां कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो विदाउट एनी सैक्रिफाइस, वो बेटर है. चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो भैया. मुझे लग रहा है कि क्लियर है आप लोगों को. क्लियर है, चलो हटाओ इसको, निकलो यहां से, निकलो यहां से. अभी आगे बढ़ता हूं मैं. मैंने जो बोला था आप लोगों को कि इट कैन नॉट टच दी एक्सिस. क्यों? समझ आया? क्योंकि हर जगह हर कॉम्बिनेशन में कितना गुड्स चाहिए? 2 गुड्स. अगर मान लो मैं वाई एक्सिस को टच कर दिया, इसका मतलब है 17 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 0 यूनिट्स ऑफ एक्स. इसका मतलब ही तो यही है, 17 वाई एंड 0 एक्स. बट हम लोग 2 गुड्स हर समय लेंगे डिफरेंस कर्व में. दैट इज वाई दिस इज नॉट पॉसिबल. सर हमें इनडिफरेंस कर्व सर समझ आया सर. सर हमें इंडिफरेंस कर्व समझ आया सर. क्लास व्हाट्स नेक्स्ट क्लास? बच्चे, द नेक्स्ट थिंग इज बजट लाइन. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बच्चे? बजट लाइन. सर पर ये बजट लाइन हुआ क्या, हम लोग को नहीं पता सर. बजट लाइन हुआ क्या सर? नहीं पता सर. आजा सुन ले, क्या है बजट लाइन. बजट लाइन बोलता है कि कंज्यूमर का एक फिक्स्ड बजट है
और वो फिक्स बजट से मान लो कंज्यूमर 2 कमोडिटीज खरीद सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो वो खरीद सकता है, बजट रिमेनिंग द सेम, उसको बोलते हैं बजट लाइन। उन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट कर दो तो क्या बोलते हैं, बजट। अच्छा चलो सुनो, इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन सुनो और बजट लाइन का डेफिनेशन सुनो, फर्क बताना मुझे। इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन है, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट गिव द सेम लेवल ऑफ satisfaction to the consumer। अब बजट लाइन का सुनो, बजट लाइन रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट रिजल्ट इन सेम कॉस्ट टू द कंज्यूमर। वहां सेम सेटिस्फैक्शन था, यहां सेम कॉस्ट है। आइए एग्जांपल देता हूं, आइए एग्जांपल देता हूं, इधर सुन लीजिए ना क्लास, इधर ध्यान दीजिए ना क्लास, इधर ध्यान दीजिए ना। मान लीजिए कि कंज्यूमर का फिक्स्ड मनी इनकम है कितने रुपए, 100 रुपए। कंज्यूमर का फिक्स्ड मनी इनकम कितना है बोलिए, 100 रुपए है। अब बच्चे सुनिएगा, कंज्यूमर का फिक्स्ड मनी इनकम 100 रुपए है और प्रोडक्ट का प्राइस एक जगह 20 रुपए और एक जगह कितना है, 10 रुपए है। 20 रुपए और 10 रुपए है। हेलो क्या है बोलो ना, 20 रुपए और 10 रुपए है। तो तो पहला कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन ए, मान लो वो 10 चॉकलेट खाया, तो 10 चॉकलेट खाया तो एक चॉकलेट का कीमत 10 रुपया है, सो यानी खर्चा कितना हुआ, 10 इंटू 10 बोलो कितना, 100। अच्छा अगर एक आइसक्रीम और 8 चॉकलेट खाया तब, तो 1 इंटू 20 प्लस 8 इंटू 10, 100 हो गया। दो आइसक्रीम यानी 2 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 10, 100। फिर से 3 आइसक्रीम यानी 3 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 10, 100। फिर 4 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 10, 100। और फिर 5 इंटू 20 यानी कि 100। ये देख लो, अगर आपको इतना बात समझ आ गया तो आपको बजट लाइन समझ आ गया। अगर आपको इतना बात समझ आ गया तो आपको बजट लाइन समझ आ गया। बजट लाइन में कोई एक कमोडिटी जीरो होना अलाउड है, अलाउड है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग और देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोग अभी देखोगे, आई विल शो इट टू यू। बजट लाइन का इन लोग स्लोप पूछते हैं, देख लो, स्लोप ऑफ बजट लाइन is determined by the relative price of two goods. It is equal to the price ratio of two goods, that is price of x by price of y. तो slope of budget line क्या है, price ratio. What is the slope of budget line, price ratio, that is price of commodity x by price of commodity y. याद करो, मेरे x एक्सिस पर आइसक्रीम था, y एक्सिस पे चॉकलेट था, तो स्लोप क्या हुआ, 20 by 10, स्लोप आ गया 2, स्लोप आ गया 2। समझ आ गया क्या, सही है सर। अब क्लास यहां पर इस पॉइंट का डायग्राम को समझिएगा, अदरवाइज आप अपना मिस्टेक खुद ही करोगे। इधर देखो, एम का मतलब मॉनेटरी इनकम, हमारे एग्जांपल में मॉनेटरी इनकम कितना है, 100। अब इधर देखो, इस पॉइंट का मतलब यहां एम बाई पी वाई क्यों लिखा है, समझो। आप खाली चॉकलेट खरीद रहे हो, तो अगर आपका इनकम 100 रुपया है और 10 रुपया प्राइस पर चॉकलेट है, तो मैक्सिमम हाउ मेनी चॉकलेट्स कैन यू बाई, 10, इसीलिए 10 लिखा है यहां पर यहां पर प्राइस पर आइसक्रीम 20 रुपीज है, तो हाउ मेनी आइसक्रीम्स कैन यू बाई, 5। यहां क्या है बोलो, 5, और इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, ज्वाइन। इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, ज्वाइन। अच्छा यहां डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन क्यों है पता है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। क्योंकि स्लोप, अरे क्योंकि स्लोप, जब स्लोप बदलता है तभी तो उसमें बदलाव आता है। एमआरएस उधर फॉल हो रहा था, इधर स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। अच्छा अगर कंज्यूमर का इनकम, स्टूडेंट्स अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाए तो बजट लाइन किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट की तरफ। कम हो जाए तो किधर हो जाएगा,
लेफ्ट, बिकॉज कंज्यूमर्स कम खरीद पाएंगे, कम खरीद पाएंगे तो लेफ्ट, ज्यादा खरीद पाएंगे तो राइट। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये बजट लाइन है, अभी करंटली, चलो ना यही वाला बजट लाइन को मैं प्लॉट करता हूं। करंटली आइसक्रीम का प्राइस, करंटली इनकम 100 रुपीज है क्लास। करंटली प्राइस ऑफ आइसक्रीम जो है वो है, आइसक्रीम का प्राइस कितना था, 20 था, और प्राइस ऑफ चॉकलेट 10 था। ठीक, तो बजट लाइन ये बना है जो आपको दिख रहा ऑलरेडी। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्लास में आपको क्या बोल रहा हूं, मान लो जो आइसक्रीम का प्राइस है वो 20 से, वो 20 से आइसक्रीम का प्राइस जो है वो कम हो गया, और आइसक्रीम का प्राइस जो है ना वो कम होकर हो गया है, लेट मी टेल यू, आइसक्रीम का प्राइस हो गया 10 रुपया। तो अब वो कंज्यूमर कितना आइसक्रीम खरीद सकता है, 10, 100 बाई 10 10, हाँ या ना। अरे पहले 100 बाई 5, 100 बाई 20 5 खरीद पाता था, अब 10। तो बजट लाइन का चॉकलेट्स तो उतना ही खरीद पा रहा आज भी, पर अब आइसक्रीम ज्यादा खरीद पाएगा, तो बजट लाइन ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे 10 पे। समझ आया कि नहीं? सो वी शुड बी एबल टू अप्लाई द ब्रेन्स। क्लियर है? गॉट इट सर। पर सर ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेगा? कैसे? जहां पे बजट लाइन इज, लिखो वेयर बजट लाइन इज, पॉइंट वेयर, पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट, जहां पे बजट लाइन जो है वो टेंजेंट हो इन डिफरेंस कर्व को, जहां पे बजट लाइन टेंजेंट हो इन डिफरेंस कर्व को। देखना चाहोगे? आओ दिखाता हूं, इधर देखो, इधर देखो, आपको 5 इंडिफरेंस कर्व दिख रहे हैं, पर टेंजेंट का मतलब होता है एक लाइन जब टेंजेंट होता है जब वो किसी कर्व को एक्सटर्नली एक सिंगल पॉइंट पर टच करके भाग ले, एक्सटर्नली एक सिंगल पॉइंट पर टच करके भाग ले। सर वी डू अंडरस्टैंड दिस। यहां ऐसा कहां हो रहा है, IC3 के पॉइंट क्यू पर, यस और नो? तो क्यू इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो गया क्लास? क्लास इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो गया? लिखो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लो बोलो ना, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। अच्छा क्लास, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? याद है आप लोगों को करवाया था, बोलो तो क्या था? MUX बाई MUY, याद है? और स्लोप बजट लाइन क्या, बोलो? PX बाई PY। इसी में अगर PX को इधर भेज दूं तो क्लास व्हाट डज द स्लोप बिकम? MUX बाई PX इक्वल्स टू MUY बाई PY। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? MUX बाई PX इक्वल्स टू MUY बाई PY। क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज सुपीरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस। क्या माना जाता है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपीरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस। क्यों? क्योंकि ये उस अजम्पशन को लेता ही नहीं है कि यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, ये उस अजम्पशन को ये धिक्कारता है, हटाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक से ज्यादा कमोडिटी स्टडी करता है, ये मनी को कांस्टेंट नहीं मानता, और ये इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को सेग्रीगेट करता है। तो इस वजह से इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज सुपीरियर टू यूटिलिटी अप्रोच। सीधी सी बात है। स्टूडेंट्स डोंट यू गो एनीवेयर। अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यूज। लास्ट डे मैंने कुछ 25-26 एमसीक्यूज करवाए थे, यू नो, लास्ट क्लास में। सो आज उसी का कंटिन्यूएशन अपन देखने वाले हैं। बराबर बात है? लेट्स गो क्लास। आ जाइए, एवरीबॉडी आ जाइए।
एक मिनट बैठा हूं। क्वेश्चन नंबर 28 इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर। एक बार रीड कर लीजिए एंड उसके बाद जो है वो ट्राई टू आंसर दिस, है ना। आइए बात करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 28 का अगर बात करें, पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द सिचुएशंस। देखिए, बुक स्टोर इज डबलिंग द प्राइस, अ रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग द प्राइस by 50%, and auto producer is interested in determining the response of customers to the price of cars, to the price of cars being lowered by rupees 100। कुछ सोच रहा, कुछ समझ पा रहा है तीनों में? इसमें डबल, इसमें 50%, और एक ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर कितना गाड़ी का कीमत बढ़ाएगा? अरे 100 रुपया से गाड़ी का कीमत बताएगा। पॉइंट तो छोटा छोटा चेंजेस के लिए काम आता है ना। पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी छोटा छोटा चेंजेस। तुम समझ रहे हैं? गाड़ी लाखों रुपया का होता है, 5 लाख 10 लाख, उसमें वो 100 रुपया की वजह से क्या बदलाव आएगा? अब बदलाव तो कुछ आएगा ही शायद। वो जो नेग्लिजिबल बदलाव है वो भी अगर तुमको नापना है तो तुम क्या यूज करते हो? पॉइंट इलास्टिसिटी। याद करो, पॉइंट इलास्टिसिटी में डेरिवेटिव्स यूज होता है, और डेरिवेटिव्स कब यूज होता है? फॉर वेरी स्मॉल चेंज। है कनेक्ट? आधा बच्चा लोग नहीं सॉल्व कर पाएगा। तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट्स गुड, देन इट्स गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पर चलता हूं। अ डिक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा सोचिए, टोटल रेवेन्यू मतलब क्या हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर। अरे फिर से, प्राइस कम हुआ तो टोटल रेवेन्यू बढ़ा। अरे टोटल रेवेन्यू मतलब ही क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर। अरे क्योंकि कस्टमर के लिए तो खर्चा ही है, प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू है। इनवर्स रिलेशन है, मतलब डिमांड क्या है बोलो? इलास्टिक। याद है कि नहीं याद है? जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन होता है तब डिमांड क्या होता है? इलास्टिक। और इलास्टिक डिमांड में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये है बी आंसर। सब कुछ सामने में और घुमा के रख देगा आपको। हेलो, समझ आया? शुरू किया इलास्टिक से और शुरू किया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से और छोड़ा परसेंटेज मेथड पे क्वेश्चन को। समझे? सर समझ में आया। आगे, आगे। एन इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज टोटल रेवेन्यू। मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब इन इलास्टिक है। मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर दिस टाइम। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर हमें क्लियर है ये बातें? चलिए कुछ और बात करता हूं, यहां पर सुनिएगा। क्वेश्चन 34 पर आइए। बाकी सब रिपीटेटिव था तो मैं वो करवा नहीं रहा हूं, है ना, बहुत बार रिपीट कर दिया हूं। चलिए आइए, यूटिलिटी कंप्लीट हुआ आज, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ आज। तो चलिए इसको श्रद्धांजलि देते हैं। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। क्लास, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। मैंने बोला था, सुन लो, टी यू राइजेस mu फॉल्स। एक मिनट, इसके ऊपर भी एक चीज है। फॉर फर्स्ट यूनिट, फॉर फर्स्ट यूनिट tu equals to mu। when tu is max, mu is 0, and when tu falls, mu is negative। चलो आगे बढ़ते हैं। which one is not an assumption of theory of demand on the basis of indifference curve analysis? क्या बोला इसने, सुना नहीं है तुम लोग? which one of them is not an assumption of the theory of demand on diminishing marginal utility of money? क्योंकि diminishing marginal utility of money किस में आता है? यूटिलिटी एनालिसिस में आता है, कार्डिनल अप्रोच में। यहां किसका पूछा है? इंडिफरेंस कर्व का। किसका पूछा है? सर आज पढ़ाया हूं, आज, आज लास्ट लाइन में था, दिखा देता हूं। ये देखो, इट डज नॉट assume constancy of marginal utility of money।
कौन? इंडिफरेंस कर्व। ठीक, अच्छा, एन इंडिफरेंस कर्व, क्लास सुनिएगा, एवरीवन प्लीज सुनिएगा, है ना बातचीत को, इधर ध्यान दीजिए। एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टूवर्ड्स राइट सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर। एक बात बताओ, इंडिफरेंस कर्व में मोर ऑफ वन एंड लेस ऑफ अनदर रिजल्ट इन सेम सेटिस्फैक्शन, ग्रेटर की मैक्सिमम? ऑब्वियसली इंडिफरेंस कर्व रिजल्ट्स इन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर हायर इंडिफरेंस कर्व होगा तो हायर सेटिस्फैक्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37 देखते हैं, लेट्स गो। अच्छा, सप्लाई से रिलेटेड है, लेट इट बी राइट नाउ। इधर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? अच्छा, 38 में बोला है कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, लेट्स सी। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट, बिल्कुल ठीक है। कन्वेक्सिटी ऑफ कर्व इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ कर्व डिमिनिशेस एज वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, कन्वेक्सिटी का मतलब यही है कि स्लोप गिर रहा है, ये बिल्कुल सही है। इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स इज पॉजिटिव, गलत है। इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव का मतलब समझे, पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव इलास्टिसिटी मींस यू आर सेइंग कि जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, पॉजिटिव इलास्टिसिटी मींस इनकम बढ़ेगा तब डिमांड भी, इज दैट द केस? नो, फॉर इंफीरियर गुड्स इनकम बढ़ता है तो डिमांड घटता है। फॉर इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। For inferior goods, for inferior goods income elasticity is negative. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ स्टैम्प्स। एक बच्चे को जो है ना स्टैंप कलेक्ट करने का शौक है, स्टैंप कलेक्ट करने का शौक है एक बच्चे को, तो वो क्या है ना, जितना ज्यादा स्टैंप कलेक्ट करता है उतना उसको मजा आता है। गिव हिम ग्रेटर एंड ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। This is a clear case of law of demand, consumer surplus, exception to the law of DMU. Which do you think? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? जब तुम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हो तो सेटिस्फैक्शन गिरते जाता है। इस बच्चे में क्या हो रहा है? क्वांटिटी कंज्यूम करते जा रहा है तो सेटिस्फैक्शन बढ़ते जा रहा है, गिर नहीं रहा है, बढ़ रहा है। सो दिस इज डेफिनेटली एन एक्सेप्शन। दिमाग लगाना पड़ेगा, सोया हुआ दिमाग आंसर नहीं कर पाएगा, कम ऑन। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। सही है सर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, व्हाट विल हैपन इन द राइस मार्केट इफ बायर्स आर एक्सपेक्टिंग हायर राइस प्राइसेस इन द नियर फ्यूचर? तो वो लोग आज ज्यादा खरीद लेंगे, वो लोग आज ज्यादा खरीद लेंगे, और अगर आज ज्यादा खरीद लिए तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। सो डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज, सो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। क्योंकि प्राइस में अभी कोई चेंज नहीं आया, फिर भी डिमांड बढ़ गया, मतलब इट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। और जब भी डिमांड चेंज होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, डिमांड इज इंक्रीज्ड। अगर इंक्रीज हुआ है तो देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। आगे, इन द केस ऑफ गिफन गुड्स, क्लास क्या बोला मैं, बोलो गिफन गुड्स। गिफन गुड्स है, गिफन गुड्स में क्या होता है? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, तो इट इज अ अपवर्ड स्लोपिंग। इट इज नॉट लाइक नॉर्मल, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। क्लास क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। भाई कंज्यूमर सरप्लस याद होगा आपको, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब याद है आपको? आप एक कमोडिटी को पाने के लिए क्या देने को तैयार है, माइनस जो आपको एक्चुअली पे करना पड़ा। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट पर्सन इज विलिंग टू पे एंड इट्स मार्केट प्राइस। मान लो, सुनो ना, मान लो कंज्यूमर जो है 50 देने को तैयार है, पर कंज्यूमर को पे खाली 20 ही करना पड़ा, तो कंज्यूमर सरप्लस का वैल्यू कितना हो गया? 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इनमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व का एक प्रॉपर्टी है? ऑब्वियसली इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। आगे पढ़ेंगे ही नहीं हम लोग। अच्छा, यहां ये लोग क्या बोल रहे हैं, सुनिए इधर पे। व्हेन इकोनॉमिस्ट्स
स्पीक ऑफ द यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन गुड। जब इकोनॉमिस्ट लोग यूटिलिटी बात कर रहे हैं तो दे आर रेफरिंग टू एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज नथिंग बट सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज नथिंग बट सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कमोडिटी। यस और नो बोलना पड़ेगा। सर सही है। और वो सप्लाई पे है, अभी छोड़ दीजिए सप्लाई, सप्लाई छोड़ दीजिए। हाँ 51 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 51। Conspicuous goods are also known as prestige goods, snob goods, Veblen goods. All of the above. They are known all of the above. चलिए 52 पर आइए, क्लास 52 पर आना एवरीवन। The quantity purchased remains constant irrespective of the change in income। मतलब इनकम बढ़ा पर डिमांड अभी भी सेम है। इसका मतलब है जीरो इनकम इलास्टिसिटी, बिकॉज डिमांड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर इनकम के साथ साथ डिमांड बढ़ता तो इसको बोलते पॉजिटिव। अगर इनकम के साथ साथ डिमांड घटता, इनकम बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। पर यहां नो चेंज तो जीरो है। आगे क्वेश्चन नंबर 53। एज इनकम इंक्रीजेस, इनकम बढ़ा, consumers go for superior goods and consequently the demand for inferior goods will fall। this means, अच्छा, इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो कम हुआ, इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अरे अगर दोनों साथ साथ बढ़ रहा है या साथ साथ गिर रहा है तो पॉजिटिव है, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, इनवर्स रिलेशन मतलब नेगेटिव इलास्टिसिटी। इनवर्स रिलेशन मतलब नेगेटिव इलास्टिसिटी। आगे क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। When income increases, the money spent on necessity of life may not increase in same proportion। मतलब percentage change in income is greater than percentage change in demand। अगर डिमांड कम जोश में है तो उसको इनइलास्टिक बोलते हैं, और इनइलास्टिक डिमांड वन से कम होता है, इलास्टिक डिमांड वन से ज्यादा। अरे यार फॉर्मूला याद करो, इनकम इलास्टिसिटी का क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। मान लो इनकम चेंज हुआ है 100% से, डिमांड चेंज हुआ है 50% से, तो कितना है 0.5, यानी लेस देन 1 हुआ ना। हाइपोथेटिकल नंबर्स अज्यूम कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं क्या है, बोलिए। लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी एंड फैंसी आर्टिकल्स हैव व्हाट, हैव हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। लेक्चर सारे प्रीवियस अपलोडेड है ऐप में, मेक श्योर ऑल ऑफ यू वॉच देम। गुड बाय एवरीबॉडी।